हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का क्रैश कोर्स और क्लास 10th का भी हमारे चैनल पे स्टार्ट होने वाला है। तो जो फर्स्ट चैप्टर मैंने यहाँ क्रैश कोर्स में लिया है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मैं यहाँ पे अपने हैंड रिटन नोट्स यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैं PYQs और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं कवर कर दूँगी। तो अगर आप आज से भी शुरू करते हैं बोर्ड के लिए पढ़ना तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए रिविजन हो जाएगी और बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगी। Daily you will find videos or on our channel, one shot videos, PYQs, everything you will find। तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी से डील करती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल का कन्वर्जन केमिकल में, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में। वो ब्रांच जो इनके इंटर कन्वर्जन से डील करती है उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बेसिकली दो टाइप के सेल देखने वाले हो। The first one will be, one cell will be electrolytic cell and the second one will be electrochemical cell। हम सबसे पहले वैसे देखेंगे electrochemical cell, पर मैं आपको दोनों पढ़ा देती हूँ पहले कि what is the difference between electrolytic cell and electrochemical cell। Now what is electrolytic cell? electrolytic cell वो सेल होता है बेटा, electrolytic cell वो सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रिकल से केमिकल, यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। उसके बाद इसका जो हमारे पास ट्रिक है दैट इज़ पैनिक। पॉजिटिव साइड यहाँ पे एनोड होती है और नेगेटिव साइड इस सेल में कैथोड होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस चीज़ से जो सेल डील करता है उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब जो होती है रिएक्शन उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं होती है, जिसे करवाने के लिए हमें बाहर से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन उसका यूज़ करते हैं। तो क्योंकि केमिकल एनर्जी तो वहीं से प्रोड्यूस होगी ना, अगर कोई रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगी तो वहाँ से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो कि होना चाह रही है। तो इसका जो ट्रिक है हमारे पास दैट इज़ अलोन। अलोन क्या है? एनोड लेफ्ट ऑक्सीडेशन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड को हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं और उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। इलेक्ट्रोड जिस पे रिएक्शंस हो रही हैं हमारी ये वाली, जिस पे ये सारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगी वो वाला वो सरफेस प्रोवाइड करेगी हमें इलेक्ट्रोड। तो आपके सामने एक सेल आ रहा है, ठीक है, ये सेल बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल है जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला सेल हम यहाँ पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या देखा है, एलोन तो आपने यहाँ पढ़ ही लिया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको पढ़ा दिया है कि जो आपका एलोन होता है उसमें जो आपका एनोड होता है दैट एनोड इज नेगेटिव और जो आपका कैथोड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेल है जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिस इज़ लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ एनोड एंड दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ कैथोड। तो लेफ्ट साइड में जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है जिसको हमने एनोड का नाम दिया है सॉरी, वो है हमारे जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड को हमने किसका नाम दिया बेटा? एनोड का। जिंक इलेक्ट्रोड इज हमारी एनोड और वहीं कॉपर जो है हमारी इलेक्ट्रोड वो है हमारी कैथोड। ना कॉपर इलेक्ट्रोड इज कैथोड। और एलोन से आपने पढ़ाई है कि कॉपर इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर क्या है? पॉजिटिव एंड एनोड क्या है हमारे पास? नेगेटिव। एनोड इज जिंक एंड कॉपर इज कैथोड। तो इसको हमने दोनों को कनेक्ट किया सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज जो है हमारा अंदर तक यहाँ तक होगा डिप, ठीक है। ये एक यू शेप ट्यूब होती है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब होती है। इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं सॉल्ट ब्रिज पे, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे इसके। यू शेप ट्यूब आप देख रहे होंगे यहाँ पे। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करते हैं KCl, KNO3, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनमें पॉजिटिव और जो नेगेटिव आपका पार्ट होता है उनकी मोबिलिटी सेम है, वो सेम स्पीड पे भाग रहे हैं इधर उधर। तो उस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हम सॉल्ट ब्रिज में यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो जिंक को डिप किया है, जिंक को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है
जिंक को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है, कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है। जिंक सल्फेट से आपको जो आयॉन्स मिलेंगे वो होंगे आपके Zn2 पॉजिटिव, और कॉपर सल्फेट से जो आयॉन्स मिलेंगे आपको वो होंगे कॉपर 2 पॉजिटिव, राइट। जिंक सल्फेट से आपको Zn2 पॉजिटिव मिल रहा है और कॉपर सल्फेट से आपको Cu2 पॉजिटिव मिल रहा है। तो जब हमारे पास जिंक जो कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में है, धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन के दौरान जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक विल बी कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक इसमें कन्वर्ट होगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में जिंक हमारा जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर हमारा जो कॉपर है, आपने देखा कि कॉपर कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन पे जो आपके आयॉन्स हैं कॉपर 2 पॉजिटिव के जो सॉल्यूशन में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन आयॉन्स गेन करके क्या बना रहे हैं, कॉपर, और यहाँ पे हमारा जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो इस टाइप की हमारी यहाँ रिएक्शन चल रही है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, कि जिंक इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ रहा है आयॉन्स के फॉर्म में, और वहीं कॉपर आपका आयॉन से इलेक्ट्रोड में जा रहा है। तो कॉपर आपका कहाँ जा रहा है, आयॉन से इलेक्ट्रोड पे, मतलब सॉल्यूशन से वो इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, और जिंक क्या है, कहाँ से, इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ रहा है। यानी कि जिंक कहाँ जा रहा है, Zn से ZnSO4 की तरफ, और कॉपर जा रहा है CuSO4 से Cu की तरफ, यही है। और बीच में हमारा सॉल्ट ब्रिज है। इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है बेटा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिंक जो है पूरी तरह जिंक सॉल्यूशन में आता जा रहा है आयॉन्स के फॉर्म में, और कॉपर ज़्यादा होता जा रहा है। तो धीरे धीरे पॉजिटिव और नेगेटिव, जो आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का बैलेंस खराब हो जाएगा, तो आपका सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, to complete the circuit and to maintain electrical neutrality of the circuit। दोनों के लिए क्या है, सॉल्ट ब्रिज काम करता है to complete the circuit और to maintain electrical neutrality। सर्किट को कंप्लीट करना और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, दोनों ही काम किसके हैं, सॉल्ट ब्रिज के, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्ट ब्रिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, जनरली पूछ लिया जाने वाला क्वेश्चन है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कि वो सर्किट कंप्लीट करता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन भी करता है। अब चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको पता है कि यहाँ पर जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है उसको डिप कर दिया गया है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। तो हम दोबारा से देख लेते हैं, हमारा यहाँ पे हमने सेल देखा, इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा इस सरफेस के इंटरफेस पे, यहाँ पे एक इंटरफेस पे पोटेंशियल जनरेट होगा, एंड दैट पोटेंशियल विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ आई ही है तो एक बार दोबारा सुन लेते हैं, जिंक से किस में, जिंक ZnSO4, ये बीच में आपका पार्टीशन जिंक से ZnSO4 हो रहा है, और फिर ये आपका सॉल्ट ब्रिज, और आपका वही कॉपर से क्या बन रहा है, CuSO4 से कॉपर। तो नाउ दिस इज at left side which is anode, and this is right side and this is cathode। these are anode and cathode, clear। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेटेलिक इलेक्ट्रोड। यहाँ पे हमने मेटेलिक इलेक्ट्रोड देखा, जैसे हमने जिंक इलेक्ट्रोड की बात कर ली। जिंक इलेक्ट्रोड एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड है जिसको हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में प्लेस किया। आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे डेवलप होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पे, तो वो हमने देख ही लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की, जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल है, यानी कि एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल, और इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं सेल पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड, दैट इज सेल पोटेंशियल, और इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
और ईएमएफ कहा जाता है अगर हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उस टाइम सर्किट से हमारे, तो इसी को ही, इस सेल पोटेंशियल को हम ईएमएफ का नाम देते हैं। उसके बाद आता है हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको SHE कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरली यूज़ किया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करने में। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स के रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए जनरली वी यूज़ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये हमारा उसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हाइड्रोजन को इस तरीके से एक बीकर लेते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे ले लिया है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर हम यहाँ पे एक वायर के थ्रू जनरली एक मेटल को डिप करते हैं, और ये हमारे पास रहता है ज़्यादातर PT मेटल हमने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे एसिड सॉल्यूशन की वजह से हाइड्रोजन गैस के। और प्लैटिनम मेटल ही क्यों लिया, क्योंकि प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है, सरफेस प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के लिए, खुद वो इंटरफेयर नहीं करेगा रिएक्शन में। तो यहाँ पे एक हमारे पास इलेक्ट्रोड डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको रेफरेंस मान के बाकी सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर अरेंज करने के लिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया जाता है। कहीं आपको रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता किसी भी एलिमेंट का, तो इसके साथ हम मेजर कर लेते हैं। इसका जो आपको वर्किंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पता ही है कि हाइड्रोजन या बबल बनाएगी प्लैटिनम के सरफेस पे। तो आयॉन्स किसके फॉर्म में, जो एसिडिक सॉल्यूशन में हमारे पास H पॉजिटिव आयॉन्स रिलीज हुए, वो इस प्लैटिनम के सरफेस पे जाके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। इसके रेफरेंस में हम बाकी सबका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो बताएगी वैल्यू कि कितनी कोई पर्टिकुलर चीज़ ऑक्सीडाइजिंग है और कितनी कोई पर्टिकुलर चीज़ रिड्यूसिंग है। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो चीज़ उतनी ही रिड्यूसिंग है, और अगर नेगेटिव आती है वो चीज़ उतनी ही ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि हमें ये बताता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एग्जैक्टली हमें बताती है कि कोई चीज़ रिड्यूसिंग है कि ऑक्सीडाइजिंग है। पूरे के पूरे अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखूँ तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन एक बहुत अच्छा, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज़। ठीक है, फ्लोरीन एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, फ्लोरीन को अगर मैं छोड़ के कोई और एलिमेंट ले लूँ, लिथियम ले लूँ, तो लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही पॉजिटिव है। तो यानी कि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और नेगेटिव तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको गिवन होगा पेपर में वैल्यूज़, आपको बताना होगा कि कौन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो आपने देख ही लिया है। नर्स्ट इक्वेशन हमें बताता है कि सेल पोटेंशियल कैलकुलेट हम इसकी हेल्प से करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से वी कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल। कॉन्सेंट्रेशन, अगर सभी की हाफ सेल में सारी चीज़ों की यूनिटी नहीं होती, तो आप नर्स्ट इक्वेशन की बस ये देख लीजिए कि ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको लर्न करी होगी, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड दिस यू विल हैव टू लर्न। नो अदर ऑप्शन आई हैव कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूं। तो एक जनरल इक्वेशन है कि किसी मेटल के लिए अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल की फाइंड आउट करना चाहते हैं वैल्यू, तो दिस इज जनरल इक्वेशन। तो इसका आपका स्टैंडर्ड -RT/NF ln 1/n रेज़ टू द पावर n पॉजिटिव। जैसे कि कोई मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो वो आयन बन गया, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, n इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किए। तो ये हमारी इक्वेशन है। सिर्फ आयॉन्स लिखते हैं हम यहाँ पे, तो डिवाइडेड बाय, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ऊपर हम m लिख रहे हैं, नो, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में बात करते हैं, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को अपोजिट लिखेंगे। तो इक्विलिब्रियम से आपने पढ़ा है कि कभी भी आप कॉन्सेंट्रेशन हमेशा यहाँ आयॉन्स का लेते हैं, तो यहाँ पे आप इसका कॉन्सेंट्रेशन m को नहीं लिखेंगे कहीं भी इक्वेशन में, आप mn पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये हो गया हमारा नर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है।
अगर आपका जिंक कॉपर सेल है, इन केस यू आर हैविंग जिंक कॉपर सेल, तो आपको पता ही है Zn से क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बनेगा, कॉपर, क्योंकि जिंक क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन में आ गया जिंक 2 पॉजिटिव के फॉर्म में, और कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में बन गया कॉपर। तो ये हमारी इक्वेशंस होंगी। इसको मैं नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिख रही हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ऊपर बिल्कुल वैसे ही। 2f क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशन में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन, हाफ, and this is reduction. Now this is reduction, हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। हमने उसमें जस्ट वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिल गया, RT/2F Ln Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। सिर्फ आयोन्स वाले लेना, यहाँ Cu और Zn मत ले लेना। हमें पता है गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314, जो कि हमने ले लिया। टेम्परेचर आपका 298 केल्विन, 9600 कूलम्स आपका फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हो गई। सारी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके यू गॉट दिस वैल्यू, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऊपर आता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो नीचे आता है। इससे हम अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास हमने इज इक्वल टू में 0 ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ Kc, जस्ट उसी को यूज़ करके। तो ये हमारी एट इक्विलिब्रियम पे वैल्यू आ गई। अब आते हैं हम, बहुत आगे आ गए क्या, गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF पे। गिब्स फ्री एनर्जी यूजफुल वर्क होता है कि कितना हमारा गैल्वेनिक सेल से, मतलब यूजफुल वर्क डन बाय द गैल्वेनिक सेल, मतलब ये कितना काम वाला वर्क है। हमारे सेल में तो बहुत होगा वर्क, पर यहाँ पे जो यूजफुल वर्क होगा ना गैल्वेनिक सेल जो कर रहा है, हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसकी हमने अभी बात की, वो हमें बताएगी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू डिक्रीज इन दी फ्री इज इक्वल टू डिक्रीज इन दी ई सेल की जो हमारी वैल्यू होती है, उसका हमारा क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी के इक्वल होगा, यानी कि डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस ऑफ NFE। जितना आपका ई नॉट सेल कम होगा उतना गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जितना नेगेटिव आएगा वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये भी हमें गिब्स फ्री एनर्जी से पता लगता है कि अगर डेल्टा G नेगेटिव होता है तभी आपकी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। तो आपकी रिएक्शन क्या होती है, वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है जिसमें डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। तो ये था आपका गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 है। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डालूंगी और लास्ट में 1 शॉट आपको इसका जो है मिल जाएगा। दिस इज पार्ट 1 ऑफ योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज लास्ट में मैं इन पार्ट्स को ज्वाइन करके एक 1 शॉट बना दूंगी आपकी, तो विल गेट 1 शॉट वीडियो एट द एंड। तो यहाँ पे हमारे पास आता है PYQ, सब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे पास आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल हमने देखा Zn से Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। तो यहाँ ई नॉट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट है। ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल देखो, अगर हमने जितना हमारा पोटेंशियल है उससे ज़्यादा पोटेंशियल, अपोजिंग पोटेंशियल लगा दिया, तो आपका डेनियल सेल जो गैल्वेनिक सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अलग मतलब ऑपोजिट काम करने लग जाएगा वो वहाँ पे। तो जैसे ही हमारी जो एग्जैक्ट ई नॉट सेल की वैल्यू है उस पर्टिकुलर सेल की, उससे ज़्यादा आपने ऑपोजिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो जो आपका सेल होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं इलेक्ट्रोलिटिक बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है एजर्शन एंड रीजन है, और ये पिछले साल में पूछे हुए वाले क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट ही होते हैं। एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर आपका मोर देन 1.1 वोल्ट है और आपका वैसे ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट फ्लो करने लग जाएंगे। यानी कि पहले जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, क्योंकि हमने जिंक किस में गया था, Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और वही इलेक्ट्रॉन हमने कॉपर की तरफ भेजे थे। और अब क्या होगा हमारा, क्योंकि सेल ऑपोजिट हो गया तो कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेल क्या गैल्वेनिक सेल की तरफ काम करेगा? नो, योर सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
तो हमारा एजर्शन ठीक है पर रीज़न गलत है. एजर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ इनकरेक्ट. तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल का. जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनाए दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. कैथोड पॉजिटिव एंड एनोड नेगेटिव. कैथोड नेगेटिव एंड एनोड पॉजिटिव. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे भाई केमिकल एनर्जी ही बना रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से. तो हमारी रिएक्शन नहीं काम कर रही, तभी तो हमें उसे करवाना है किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ है फॉर द अकरेंस ऑफ दोज केमिकल रिएक्शन जो अदरवाइज नहीं होना चाहती थी. उसके लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ यूज़ करना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन तो यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस ही है ना. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हाफ सेल डिफरेंट कंटेनर्स में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है. और यहाँ पे सेम कंटेनर में ही होते हैं. एक ही कंटेनर में एनोड होता है और उसी में ही कैथोड होता है. तो वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब आते हैं सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पे. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेल की मेंटेन करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है. हमारा सॉल्ट ब्रिज जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंप्लीट मेंटेन करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है. CuSO4 सॉल्यूशन को आप किसी जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हो. जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से. तो जिंक जो होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, पहली बात कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देगा. तो यहाँ पे हम पहला रीज़न इस वजह से ऐसा नहीं कर सकते. दूसरा रीज़न हम ये नहीं इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपका जो इन सेल की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बताएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ रिएक्शन होगा. तो जो भी आप ऐसा कुछ अगर आप इस तरीके का यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन सेज, तो यहाँ पे द क्वेश्चन वाज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर आप जिंक के कंटेनर में स्टोर कर रहे हो तो वहाँ रिएक्शन हो जाएगा और आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा. रिएक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो E0 की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी. एक चीज़ और आपको बतानी थी, आपका E सेल इज इक्वल टू E0 सेल होता है. अब आप वो फाइंड आउट कैसे करोगे? जैसे यहाँ पॉजिटिव कैसे आई वैल्यू, E आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में आपको गिवन होंगी. पोटेंशियल वाली वैल्यूज़ हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में गिवन होगी. E रिडक्शन कैथोड माइनस E रिडक्शन एनोड. रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड की माइनस ऑफ E रिडक्शन एनोड का आप टोटल E0 वहाँ से फाइंड आउट करोगे सेल का. तो ये आपका और आपका E सेल तो आपको पता ही आप नर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट करते हो, पर E सेल से पहले E0 फाइंड आउट आप कर रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाइएगा. इसके अलावा और फॉर्मूला मत यूज़ करना, कंफ्यूज हो जाओगे. तो यहाँ पे आपको एनोड क्या है आपका 0.76 विच इज़ ऑफ नेगेटिव वैल्यू का है ना, और कैथोड क्या है 0.34 पॉजिटिव में 0.76. तो ये आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा. ई सेल का वैल्यू देखिए पॉजिटिव तो डेल्टा जी आपका माइनस ऑफ NF ही होता है तो वो नेगेटिव होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस. ई सेल पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव आपका रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस. तो ये फॉर्मूला ई सेल E0 सेल अगर आप निकाल रहे हो तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला से निकालेगा. रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड से ही निकालेगा और कोई फॉर्मूला यूज़ मत करिए यहाँ पे. कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल. Fe से Fe2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव से H2. H पॉजिटिव से H2 बन रहा है तो H पॉजिटिव पे 2 इलेक्ट्रॉन है और क्या बन गया H2. Fe से क्या बन रहा है Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ओवरऑल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन आपका क्या आ गया, दिस इज़ योर नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. स्टोइशियोमेट्रिक आपका पावर में आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे जो भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज़ थी, ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज़ गिवन होती है, हमने वो वैल्यू क्या कर दी है पुट और हमने ई सेल की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन. डेल्टा जी आपको पता है क्या होता है माइनस ऑफ NFE0 सेल. N की वैल्यू 2 है आपको पता है. तो डेल्टा जी आप पुट करेंगे इसके अंदर सारी वैल्यू, सो यू विल बी एबल टू फाइंड डेल्टा जी. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 के ये सारे आपके क्वेश्चंस और थ्योरी बिल्कुल कवर हो गया. फिर भी कोई डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजिए, अपने डाउट पोस्ट करिए.
आपको व्हाट्सएप पे डाउट लेने होंगे, आई टेक योर डाउट्स देयर, मेल भी आपको आईडी दे दूँगी, तो जैसा भी पॉसिबल होगा उस टाइम मैं आपके डाउट्स ले लूँगी। टेलीग्राम पे हम बहुत जल्दी चैनल बनाने वाले हैं जहाँ पे आपको नोट्स, PYQs, एवरीथिंग यू विल गेट। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पूरी तरह आपको बोर्ड के लिए रेडी कर दिया जाएगा इन वीडियोज़ के थ्रू। चलिए, थैंक यू।